से बिल्कुल सहमत हूँ कि अगर किसी भी काम में, किसी भी तरह का जो जॉब है, उसमें महिलाएं और पुरुष की वेतन अलग अलग है तो होना चाहिए, क्योंकि अधिकतर ये देखा जाता है कि महिलाएं घर में भी काम करती है, बाहर जाकर भी काम करती है, लेकिन पुरुष का क्या है कि बाहर जाके काम करके आए, घर में आए, उनको बना बनाया खाना मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो महिलाओं के ऊपर गुस्सा करना कि भर दिन घर से बाहर आके काम करके आए, सामान नहीं है, ऐसे वैसे। मेरा नाम हुआ भुवनेश कुमार प्रधान। मैं प्रज्ञा जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। आज हम यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, जब हम वेतन असमानता की बात करते हैं तो हम या वेतन समानता की बात करते हैं, सबसे पहला हमारे मस्तिष्क में यही विचार आया होगा कि दोनों को समान वेतन मिले। लेकिन प्रज्ञा जी की बात से मैं बहुत अच्छी तरह से सहमत हूँ कि उन्होंने एक ऐसा मुद्दा उठाया कि स्त्रियों को, नारियों को ज्यादा वेतन मिलना चाहिए पुरुषों के मुकाबले, और बहुत सही बात कही उन्होंने। इससे उनकी अस्तित्व से ज्यादा उनके अस्मिता पर हम विचारेंगे। दो शब्द है बहुत महत्वपूर्ण, अस्तित्व और अस्मिता। आज नारी के अस्तित्व के ऊपर विचारने की हमें आवश्यकता नहीं है, उनकी अस्मिता के बारे में विचारने की आवश्यकता है। और ये जो असमानता है, हाँ होनी चाहिए असमानता, नारी को ज्यादा वेतन मिलना चाहिए, पुरुषों को कम। मैं सागर कुमार रजक ये बोलना चाहूंगा कि जैसे प्रज्ञा जी ने बोला कि एक समानता वेतन नहीं मिलना चाहिए, तो मैं भी यही चाहूंगा कि नारी जो होती है वो एक घर भी चला सकती है और हमेशा हर जगह वो काम भी कर सकती है। आज भी कोई भी कहीं भी जाता है तो आगे देखता है कि नारी है, महिला है, तो उन्हें एक समानता वेतन में नहीं लाया जा सकता। और मैं यही कहना चाहूंगा कि उनके लिए और ज्यादा वेतन होना चाहिए। और ये भी जैसे आपका नाम नहीं पता, लेकिन आपने जो भी कहा एक नारी के बारे में, एक नारी जो होती है हमेशा जो घर को लेके चलती है, संसार को लेके चलती है, और ये नहीं कहा जा सकता कि आज नारी पीछे है और पुरुष आगे। आज के युग में नारी और भी आगे है पुरुष से, तो मुझे नहीं लगता है कि उनके लिए एक कम वेतन होना चाहिए। हमेशा हर खेल में, कूद में जहाँ भी होती है तो नारी भी आजकल दिख रही है। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैं शंभू शंकर बेहरा, मैं बताना चाहूंगा कि आपने जो बोला आपका बात जो है बिल्कुल तथ्यपरक है, क्योंकि जब हम नारी को शिक्षित करते हैं तो जब एक नारी शिक्षित होती है वो एक समाज को शिक्षित करती है। और जब हम लोग वेतन में असमानता लाएंगे कि देखेंगे कि नारी को ज्यादा वेतन हम लोग दे रहे हैं, तो बिल्कुल ही एक परिवार में भी ये सोच आएगा कि नहीं बेटी को पढ़ाना है, क्योंकि अभी वेतन भी असमानता से ऊपर जा चुकी है। हम लोग का सोच आगे बढ़ेगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। मेरा नाम आदित्य, मैं आप लोगों की बात से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन मैं आपका ध्यान जो है वो वापस टॉपिक की ओर खींचना चाहूँगा। ये टॉपिक है वैश्विक संगठनों के भीतर लैंगिक असमानता उचित है या नहीं है। तो यह पूरी तरह से अनुचित है। समानता होनी चाहिए, क्योंकि ऊपर वाले ने हम दोनों को, पुरुष और स्त्री दोनों को एक समान बनाया है, एक तरह के मौके दिए हैं, और हमारी यह जिम्मेदारी है कि हम अपने आप को साबित करें किसी भी कंपनी में कि हम एक समान हैं। और जैसे हम लोग यहाँ मिलकर परिचर्चा कर रहे हैं, ठीक इसी प्रकार हम ऑफिस में काम करते हैं। हर पुरुष एक समान भी नहीं होता, वो हो सकता है घर के काम करे, वो बाहर के भी काम करे। बहुत बढ़िया बात आपने कहा है। मैं हेमंत पाठक, चूंकि हम लोगों को एक संवैधानिक अधिकार भी दिया गया है, समानता का अधिकार संविधान के सब उनके अनुच्छेदों में वर्णित किया गया है कि महिला और पुरुष जो भी इस राज्य में या इस देश में है उनको संवैधानिक अधिकार दिया गया है समानता का। अगर आप किसी फील्ड पे, आप किसी वर्ग पे अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो आपका जो वेतन की समानताएं हैं वो आपकी योग्यता के आधार पे वर्णित होना चाहिए, ना कि स्त्री और पुरुष के मतभेद पे या उनके भेद पे। अगर आप योग्य हैं तो आपको योग्यता के अनुरूप ही आपका वेतन होगा। लेकिन आप अयोग्य हैं और अयोग्य होने के बाद आप कहेंगे कि हमारा वेतन 1 लाख 2 लाख 3 लाख होना चाहिए, तो यह कहीं ना कहीं पुरुषों के खिलाफ होगा। आज के डेट में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए पूरे विश्व स्तर पर एक रणनीति छिड़ा हुआ है, एक महायुद्ध छिड़ा हुआ है कि किस प्रकार से महिलाओं के विकास के लिए, व्यक्तित्व विकास के लिए उनको आगे लाया जाए। लेकिन क्या सिर्फ महिलाओं की ही उनकी आवश्यकता है? महिलाओं के हर क्षेत्र में, चाहे वो महिला आयोग हो या विभिन्न प्रकार के आयोग है जिसकी सहायता से महिलाएं आगे बढ़ रही है, इसका पुरुष का क्या? बिल्कुल बात बिल्कुल सही है। जब आप बता रहे हैं कि ये लैंगिक असमानता है, तो क्या खाली स्त्री पुरुष के बारे में ही सोचकर हम लोग लैंगिक असमानता को ले सकते हैं? आज हमारे समाज में थर्ड जेंडर भी है, उनके बारे में भी हम लोगों को सोचना चाहिए। उन लोगों का क्या, उन लोगों को भी समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। उनके बारे में भी हमें सोचना जरूरी है। समानता और असमानता की बात हो रही है। बड़े
आप सबों को ये भी इसका एक प्रमुख उदाहरण जो है सर्वप्रथम मेरा यहाँ पे जितने भी उपस्थित हैं उन सबों को मेरा कोटिशा प्रणाम। और मैं नवनीत गौरव मैं कहना चाहूँगा, समानता और असमानता की बातें तो होती रहती है, लेकिन उसको शुरुआत स्वयं से करनी चाहिए। ये पेन और पन्नों में नहीं होनी चाहिए, ये वास्तविकता रूप से होनी चाहिए। हम जिस भी कार्य को करें, जिस भी क्षेत्र में हो, चाहे आप शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे आप मेडिकल क्षेत्र में हो, चाहे किसी अन्य प्रकार सभी क्षेत्रों में हो, उसकी जमीनी स्तरों की बात कार्य रूप में होने चाहिए, तभी वास्तविक रूप से बराबरी होगी। निश्चित तौर पे मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। एक बात जोड़ना चाहता हूँ। एक सेकंड, मैं अपनी परिचर्चा अभी यहाँ तक मैं सीमित रखूं और मैं यहाँ इस मंच से नीचे उतरूं तो मैं उस कार्य को बड़ा जो चीज समानता हो उस असमानता में यहाँ से उतरने के बाद मैं साथ दूं या अप्रत्यक्ष रूप से मैं भाग दूं, मैं इस चीज से कभी समाज में जो है ये सुधार अभी धीरे-धीरे समाज में केवल कागजी समानता नहीं होनी चाहिए। इनको मौका नहीं मिला। मैं भी इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि बिल्कुल हर एक क्षेत्र में सभी को समानता का अधिकार है, ये दिया गया। परंतु क्या ये आज के जमाने में बहुत सारे चर्चा का समय अंत की ओर आ रहा है, तो एक बात मैं जोड़ना चाहता हूँ इस चीज में। आपका नाम? नाम नहीं बताया। विश्वजीत मातो। एक बात जोड़ना चाहता हूँ कि यह जो बदलाव है वो समाज में दिख रहा है। आज आर्म फोर्सेस में महिलाओं की जो संख्या है वो धीरे धीरे सामने आ रही है। एनडीए ने अवसर देना शुरू किया है महिलाओं को। तो लैंगिक वेतनमान की बात हो रही है, हम समानता की नहीं बात है, वेतन की समानता की बात। तो अगर लैंगिक समानता होगी तो वेतन की भी समानता हो जाएगी। बात यहाँ वेतन समानता की हो रही है। बात यहाँ वेतन समानता की हो रही है। अगर हम उदाहरण ले, एक उदाहरण देता हूँ, बस एक उदाहरण, छोटा सा उदाहरण, क्रिकेट का उदाहरण ले तो जो पुरुषों को जो मैच फीस दिया जाता है और महिलाओं को जो मैच फीस दिया जाता है, बीसीसीआई ने एक बड़ा कदम लिया दोनों को समान देने का, लेकिन नहीं मिलता था समान। क्यों नहीं मिलता था? इसका पीछे कारण है। इसके पीछे ये कारण है कि जो पुरुष क्रिकेट है वो ज्यादा फेमस था, लोग उसे ज्यादा सम्मान देते थे। तो इसमें लैंगिक जो असमानता है, लिंग के आधार पर ही असमानता होती है। चर्चा का समाज में आज हर क्षेत्र में हमारे महिला पुरुष समान रूप से काम कर रहे हैं। महिला और पुरुष समान रूप से एक संस्था हो या एक संगठन हो, इस तरह के रोल मॉडल जो कि हमारे समाज को आगे की दिशा प्रदान कर सकते हैं। समय सीमा अभी समाप्त हुई है, 10 सेकंड में आप अपना समराइज कीजिएगा। मैं नहीं चाहती हूँ कि सब एक साथ बोले फिर किसी की भी बात समझ। जी मैम, अभी समय सीमा ऐसे भी समाप्त हो गई है, तो अभी 10-10 सेकंड में वो अपनी संक्षेप में बताएंगे। सारांश के लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि एक समय था जब नारी को अबला माना जाता था और आज समाज में धीरे धीरे उनकी जो स्थिति है वो ऊपर आ रही है। समानता या असमानता? असमानता। असमानता। बिल्कुल सर, जब असमानता और समानता की बात की जा रही है तो मैं बताना चाहूंगा कि इसमें जो थर्ड जेंडर है उनको भी जगह मिलना चाहिए, उन्हें भी समान वेतन का अधिकार है। धन्यवाद। सभी को समानता का अधिकार जैसे कि हमारा संवैधानिक अधिकार है, तो इसलिए ये वेतन के क्षेत्र में भी लागू होता है कि सभी को समान अधिकार मिले। समान। धन्यवाद। समान वेतन मिले, मैं इस बात से पूर्ण रूप सहमत हूँ, लेकिन उस समान वेतन के अनुरूप आप अपनी कार्य कुशलता को प्रदान करें ताकि जिस क्षेत्र में हो वो दिन दुगुनी रात चौगुनी विकास हो सके। जिस तरह से एक दिए में रुई और घी होता है, रुई के बिना घी का अस्तित्व नहीं होता है, दीपक का अस्तित्व नहीं होता, इसी तरह वैश्विक संगठनों के बीच में भी महिला और पुरुष दोनों के बीच में समान वेतनमान होना चाहिए ताकि उनको कंधे से कंधे मिलाकर चलने का अवसर प्राप्त हो सके। मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि समानता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हमें उसके लिए लड़ना चाहिए, चाहे वेतन की समानता हो या फिर किसी मौके की समानता हो, समानता होनी चाहिए। धन्यवाद। बात यहाँ पे लैंगिक वेतन असमानता की थी, इसके लिए मैं इतना ही कहूंगी, अगर वेतन समान रखना है तो फिर महिलाओं के ऊपर घर और बाहर के काम का थोपा ना जाए कि आप इतना ही करो या फिर पुरुष इतना ही काम हर जगह समानता।
तो मैं यह कहना चाहूँगा निःशुल्क में कि हमेशा हमारे महिलाओं को असमानता रूप से देखा जाता है, लेकिन अब हमें इस रूप में नहीं देखना चाहिए और दोनों पुरुष और महिला को समान रूप से देखना चाहिए। धन्यवाद। निर्णायकगण, क्या आप प्रतिभागियों का नाम दोबारा सुनना चाहेंगे? मैं सागर कुमार रजक। मैं प्रज्ञा कुमारी। मैं आदित्य रंजन। निर्णायक मंडली को प्रणाम। मैं हेमंत कुमार पाठक। मैं नवनीत गौड़व। मेरा नाम विश्वजीत महतो है। मैं शंभू शंकर बेहरा। मैं भुवनेश कुमार प्रधान। आप सभी को धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं हमारे अदर सहपाठियों से अनुरोध करूंगा कि इस पे अपने विचार को प्रस्तुत करें। जी देखिए, आप जैसे बोल रहे हैं आतंकियों का इनकाउंटर हमारे समाज में आवश्यक है। मैं प्रकाश बोलाई। मैं इस उदाहरण से बोलना चाहता हूँ, जैसे कि मुंबई अटैक्स में सारा आतंकियों को मार दिया गया, जिसमें से सिर्फ एक पकड़ा है, वो था कसाब। अगर वो नहीं पकड़ा था, उसको इनकाउंटर कर दिया जाता, तो क्या हम लोग को पता चलता कि इसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व है अच्छे से पूरा? क्या हम लोग को पता चलता कोर्ट में उसका पूरा पेशी हो पाता हम लोग का? तो आतंकियों का इनकाउंटर आवश्यक है, लेकिन बहुत बार ऐसे होता है कि हमको लोग को पकड़ के उनका कोर्ट में उनका पेशी करवाना चाहिए, ताकि हम लोग को सब कुछ पता चल सके कि वो लोग के बारे में, कि वो लोग का पूरा साजिश क्या था, वो लोग के साथ और कौन कौन है, और पूरा एक बार मार देना कोई एक समाधान नहीं बन सकता। ये आतंकियों का एनकाउंटर समाज के हित में आवश्यक कदम है। मैं इसके विपक्ष में कहना चाहूंगी, कभी हमने यह सोचा है कि आतंकवादी आए कहां से? ऐसे ही हम किसी को आतंकवादी घोषित नहीं कर सकते हैं। आतंकवाद जो शब्द बनाया है वो हम सभी में से कोई भी हो सकता है, लेकिन उनका इंटेंशन क्या है? क्या कोई व्यक्ति आतंकवादी बनना चाहेगा? नहीं। इसका सबसे बड़ा कारण बेरोजगारी है। अगर समाज में बेरोजगारी नहीं रहेगा तो हम नहीं कभी भी ये समझ सकते हैं कि कोई भी आदमी इस क्षेत्र में जाने के लिए तहे दिल से या तहे मन से इस क्षेत्र को चुनेगा, कभी नहीं। मैं इसके विपक्ष में मैं अशोक कुमार गौड़ इस बात से पूरी तरह असहमत हूँ। जैसे उन्होंने कहा कि इनकाउंटर जो है वो नहीं होना चाहिए, बट हाँ, इनकाउंटर पूरे साक्ष्य के साथ होना चाहिए। और हमारे जितने भी सैनिक हैं, जैसे अभी भी चीन के साथ हमारी तनातनी चल रही है, तो मैं अपने जो भी सोल्जर्स हैं, जो आर्मी है, उनके साथ खड़ा रहूंगा। और मैं कहूंगा कि अगर हमारे पास पुख्ता सबूत हैं तो ये जरूर उनको एनकाउंटर के लिए पूरी छूट दी जानी चाहिए। मैं उनके पूरे समर्थन में हूँ। जोहार, मैं विराट सिंह। सबसे पहले तो जितने अतिथिगण हैं मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ। मेरा मंतव्य ये है कि जैसे इन्होंने बोला कि बेरोजगारी आतंकवाद का कारण है, तो ये बिल्कुल बेतुका बयान है। ये इन्होंने बोला कि कोई भी आतंकवादी बन सकता है। बिल्कुल। तो आतंकवादी, अगर हम आतंकवादी बनेंगे तो मान के चलिए कि देश का पूरा आबादी आतंकवादी बन सकता है। अगर हमें आतंकवादी बनना रहता तो आज हम इस स्टेज पे नहीं रहते और हम कहीं बंदूक और तलवार लेके मर्डर कर रहे होते। ठीक है, तो आज सही बात है। और में देशभक्ति होनी चाहिए। और दूसरी बात, डिफेंसिव एक हद तक होना सही है। इनकाउंटर कर देना बहुत सिचुएशन में इनकाउंटर कर देना सही रहता है, क्योंकि मौलाना मसूद अजहर वो भी कभी हमारे पकड़ में था, लेकिन वो भी हमारे हाथ से छूट गया। तो कभी कभी इनकाउंटर कर देना सही रहता है और समाज के हित में वो सर्वश्रेष्ठ कदम है। क्या अमीर आदमी कभी आतंकवादी बनते हैं? जी बिल्कुल बन सकते हैं, क्यों नहीं? बिल्कुल बने हैं। आपकी बात से एकदम सहमत हूँ कि इनकाउंटर नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें पता चले जब हम आतंकवादी को पकड़ रहे हैं तो मुझे लगता है कि उसे हमें क्वेश्चन नहीं करना चाहिए असल में वो किस कारण आतंकवादी बने, क्यों ये इतना जो आतंक हमारे हिंदुस्तान में क्यों बढ़ रहा है, उसका असल क्या? हम उनसे बात करेंगे तभी हम इस बात पे आगे बढ़ सकते हैं। तो वो हथियारों से लैस होते हैं ना। मैं आपकी बातों से सहमत नहीं हूँ। मैं शशांक से मैं ये चीज कहना चाहता हूँ कि आतंकवादी जो भी बनते हैं वो हमारे वो हमारे देश से नहीं होते हैं। आतंकवादी वो होते हैं जो दूसरे देश से आते हैं और हमारे देश पे हमला करते हैं। जी बिल्कुल। हमें उनके आगे की प्लानिंग की तो पता
भारतीय सेना इसका पूरा प्रयत्न कर रही है, सब कुछ देख रही है। मुझे लगता है कि सभी लोगों को एक साथ नहीं बोलना चाहिए, एक एक करके बोले। मेरा नाम राहुल रजक है। मैं बोलना चाहूँ अपने इस टॉपिक से पूरी तरह सहमत हूँ कि आतंकवादियों का एनकाउंटर होना चाहिए, क्योंकि आप देख लीजिए जितना भी एनकाउंटर हालिया 5 साल में हुए हैं, भारतीय सेना ने पूरा अवसर दिया है आतंकवादियों को, उनकी पत्नियों को बुला के बाहर से माइक में अनाउंस करवाया है कि आप सरेंडर कर दीजिए, आपको पूरा पद दिया, आपको पूरा न्यायिक प्रक्रिया से गुजारा जाएगा। क्या वो सरेंडर करते हैं? नहीं, उनके मन में बस एक ही चलता है, जिहाद और निर्दोषों को मारना। अब किस तरह से बचाव करेंगे? इनकाउंटर किया जा रहा है या फिर उन्हें सजा दिया जा रहा है, वो अलग बात है, लेकिन पहले ही हमें किसी हमारा भारतीय संस्कृति ये है कि किसी जीव मतलब किसी इंसान को इसीलिए तो हमारी सेना पूरा अवसर देती है। अब 2008 में जो मुंबई हमला हुआ है, जी मैं इसके बाद में एक बात पे टिप्पणी करना चाहूँगा। बात आपने मैं इस विषय में कहना चाहूँगी, तो मैं जब मैंने शुरू में बोला इसका आंसर हाँ आतंकवादी का एनकाउंटर होना चाहिए, वो मैं एक विचार प्रस्तुत कर रहा था ये जानने के लिए कि हमारा शिक्षित वर्ग इस बारे में क्या सोचता है। और सबसे बड़ा कारण है, हमारे आदरणीय सदस्य ने बोला कि बेरोजगारी, हाँ ये भी एक कारण है, परंतु शिक्षा हमें आतंकवादी और आतंकवादी बनने दोनों से बचा सकती है। हमारा राय, आतंकवादी जो वो बनते हैं वो दूसरे देश के होते हैं, वो इस देश के नहीं होते। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं हमें ये जानना जरूरी है। बिना साक्ष्य जाने किसी को भी एनकाउंटर नहीं कर सकते, ये उसके संवैधानिक मूल्यों के भी खिलाफ होगा। जी आपने बोला कि मुझे लगता है एक बात आपके बात में टिप्पणी करना चाहूँगा। आप लोग जी मैं शालू, आपने नाम बताया जी, मैंने कहा था कि चर्चा हो रही थी, स्पष्ट नहीं है। जी देखिए, अगर बेरोजगारी बोल रहे आतंकवाद का कारण, तो पाकिस्तान में अगर बेरोजगारी हो तो आतंकवादी लोग भारत में क्यों फैला रहे हैं? आपने पाकिस्तान में आतंकवादी मैक्सिमम पाकिस्तान से आते हैं। आपने बोला कि शिक्षा से कोई आतंकवादी नहीं बनता, तो आपको पता होना चाहिए बहुत सारी काम होते हैं जो कि वो कर सकते हैं, इसलिए जरूरी नहीं कि वो आतंकवादी ही बन जाए। आपने बोला कि शिक्षा से कभी कोई आतंकवादी नहीं बन सकता है, तो कभी आप उसामा बिन लादेन के बारे में उदाहरण है कि वो एक इंजीनियर है। मैंने ये नहीं बोला कि शिक्षा से आतंकवादी नहीं हो सकता, मैंने ये बोला कि शिक्षा से समाज में इतनी ज्यादा समझदारी आ रही है कि वो आतंकवादी और गैर आतंकवादी के बीच में फर्क समझ पा रही है। और ये सबसे बड़ी बात है कि जब क्वेश्चन है कि आतंकवादी का एनकाउंटर होना चाहिए, वो प्रोफेसर थे, कश्मीर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, फिर भी उन्होंने देश के खिलाफ साजिश की है। वो एक शिक्षित व्यक्ति है, ऐसा तो नहीं है कि शिक्षित बात की बात नहीं बन सकती। जी नहीं, मैंने ये नहीं बोला कि शिक्षित व्यक्ति आतंकवादी नहीं बन सकता है, मैंने ये बोला कि शिक्षा हमें आतंकवाद और गैर आतंकवाद के बीच का फर्क स्पष्ट करने में मदद करती है। सही शिक्षा सभी को जरूरी है, बिल्कुल सही शिक्षा मिलेगी तो इस तरीके के जो भी आतंकवादी है वो सब निश्चित ही अपने आप ही साफ सफाया हो जाएगा। मैं एनकाउंटर से सहमत इसलिए हूँ क्योंकि अगर हमारे देश भारत में अगर एनकाउंटर होता है तो हमारे देश और विदेश दोनों तरफ के लोगों का मनोबल डाउन होगा और वो सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि अगर हम भारत में ऐसा हमला करते हैं तो हमारे ऊपर कार्रवाई की जाएगी। आपकी समय सीमा समाप्त हो गई है, केवल 10 सेकंड में आप अपना डिस्कशन करिए। मैं अशोक कुमार और मैं इस बात के पूरे सहमत में हूँ, लेकिन हाँ एक बात है कि पूरे साक्ष्य के साथ सभी जो भी आतंकवादी हैं उनका एनकाउंटर करना जरूरी है। धन्यवाद अशोक। नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश गोला है और मेरा निष्कर्ष है कि आतंकवादियों का एनकाउंटर जरूरी है, लेकिन अगर हमें मौका मिलता है तो हमें उन्हें जरूर पकड़ना चाहिए ताकि हम उन्हें अदालत में उनका पेश कर सके। नमस्कार, मैं तपस्वी। मुझे लगता है कि सीधे आतंकवादियों का एनकाउंटर नहीं किया जाना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअल में असल में वो किस मोटिव से हमारे भारत में आतंक कर रहे हैं, ताकि आगे इस चीज को बढ़ावा न मिले। मैं शालू सारांश के रूप में ये कहना चाहूंगी कि आतंकवादी जो उत्पन्न हो रहे हैं उनकी जो स्थितियां क्यों हो रही है इस बात पर जानने पे ज्यादा विचार विमर्श करना चाहिए। मेरे हिसाब से आतंकवादियों का एनकाउंटर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसा हम करेंगे वैसा ही पाएंगे। आतंकवादी जो धन्यवाद।
मैं रौनक कुमार और मुझे लगता है कि आतंकवादियों का इनकाउंटर करना चाहिए। मारो इन्हें, इनमें कोई ये बचाने की चीज ही नहीं है, इनका खत्म करो, मारपीट के इनको हटाओ, इनका कोई जरूरत ही नहीं है देश में, जिस चीज का जरूरत नहीं है उसको हम क्यों रखेंगे। जी धन्यवाद। मेरा नाम राहुल रजक, मैं इस बात से पूरी सहमत हूँ कि आतंकवादियों का एनकाउंटर होना चाहिए। ये पूरे देश और दुनिया में मैसेज जाना चाहिए कि अगर आप इन निर्देशों को मारेंगे तो आपका यही अंजाम होगा। धन्यवाद। जी मेरा नाम विराट सिंह। मेरा मंतव्य है कि जहर ही जहर को काटता है, जितने क्रूर हुए होते हैं उतने ही क्रूरता के साथ उनके साथ व्यवहार होना चाहिए। धन्यवाद विराट। मैं शशांक शेखर, इनकाउंटर होना बहुत जरूरी है। अगर इनकाउंटर नहीं होगा तो विदेश में जो जितने भी आतंकी संगठन है उनका मनोबल दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाएगा। धन्यवाद शशांक। मैं मुझे ऐसा लगता है कि आतंकवादियों का एनकाउंटर होना चाहिए, क्योंकि यदि वो अगर किसी भी उनका बेरोजगारी ये देश होता तो फिर देश में ऐसे बहुत से काम है जो वो कर सकते, आतंकवादी नहीं बनते। धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी को। जी धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं भुवनेश कुमार प्रधान। सबसे पहले मैं अपनी बात शुरू करना चाहूँगा कि 2 पंक्तियों से कि सच तो लुट गया झूठ बाकी है, शबनम की जगह अब तपन बाकी है, आज आंखें हैरत में है, परेशान इंसान लापता है, कफन बाकी है। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जहां व्यक्ति कोई भी समाचार हो या अपने कुछ भी विचार हो, बिना अपने तथ्यों को सहेजे, बिना किसी तथ्यों को सहेजे या उन पे अनुसंधान किए, वो तुरंत कुछ फॉलोअर्स के लिए या कुछ व्यूज के लिए फौरन उसमें प्रेषित कर देता है, जिसके कारण ये जो ध्रुवीकरण है समाज का या व्यक्तियों के मन में जो ध्रुवीकरण है ये फैलता है। मेरा इतना ये मानना है। बिल्कुल सही कहा मैं अपने। मेरा नाम राहुल रजक हुआ। वर्तमान समाज में अब इसका सपक्ष उदाहरण देख सकते हैं हम लोग कि इस वक्त हमारा भारत 2 धड़ों में बढ़ चुका है, एक कैपिटलिज्म, एक सोशलिज्म। वर्तमान सरकार का ऐसा ध्यान देखा जाता है कि वो कैपिटलिज्म की ओर फोकसित है, और जबकि इससे पूर्ववर्ती जो सरकार है वो सोशलिज्म की ओर फोकस है। इससे पता चलता है कि सोशल मीडिया ये हमारे समाज में ध्रुवीकरण का एक बहुत ही बढ़िया माध्यम बन चुका है। प्लस आज के समाज वर्तमान समाज आप देख सकते हैं कि अगर किसी को चुनाव जिताना हो तो सोशल मीडिया एक बहुत ही बढ़िया हथियार हुआ है। जैसे किसी व्यक्ति का चुनाव जिताना तो उसके प्रति किसी तरह के हेट स्पीचेस चलाए जा सकते हैं, फिर किसी खास समुदाय के विरुद्ध आप टारगेट करते हुए उसके लगातार चलाए जा सकते हैं। इससे पता चलता है कि बिल्कुल भाई, आपने बिल्कुल सही कहा। मेरा नाम शंभू शंकर बेरा है। आपके बातों से मैं सहमत हूँ। आज सोशल मीडिया इस प्रकार से बढ़ गया है तो सबसे ज्यादा आज युवा पीढ़ी को प्रभावित कर रहा है। युवा पीढ़ी जो है उसको सोशल मीडिया इस प्रकार प्रभावित कर रहा है। आज युवा सोशल मीडिया में किसी भी चीज को प्रचार कर दे रहे हैं, कहीं धोखाधड़ी हो जा रही है, कहीं पैसों की धोखाधड़ी हो रही है सोशल मीडिया के कारण, और युवा आज आत्महत्या कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं उसकी वजह से। आज कभी हम लोग को शादी पार्टी का कोई आमंत्रण देना होता है, सोशल मीडिया के थ्रू हम लोग कार्ड भेज देते हैं, गुड मॉर्निंग बोल देते हैं, किसी को देने नहीं जाते हैं, उनका भी अपमान होता है और हमारा भी अपमान होता है। सोशल मीडिया इस तरह से आगे भी हम लोगों को क्षति पहुंचा रही है। बिल्कुल बिल्कुल ये बात आपने कहा है पाठक। मैं बताना चाहूंगा जिस तरह से सोशल मीडिया ने आज के दौर पे आज की युवा पीढ़ी के मानसिकता पे जो प्रहार किया है वह काफी सोचने का विषय है। आज समाज सोशल मीडिया के कारण बहुत सारे वर्गों में बट गया है। कारण स्पष्ट है, सोशल मीडिया चुनाव से लेकर हर चीज व्यक्तिगत दैनिक जीवन का यह एक उपकरण बन गया है। लोग सोशल मीडिया से अनेकों चीजों को अपने समक्ष है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका दुरुपयोग के कारण आज लोग मानसिक रूप से उनका जो मस्तिष्क है वो संकुचित होता जा रहा है। जो रिश्तों में जो समानताएं थी पहले, आज की जब सोशल मीडिया का प्रचलन उतना नहीं था, वह दुनिया उत्पन्न हो रही है। आज तो सोशल मीडिया में 18 से 19 घंटे बिता रहे हैं। वही सोशल मीडिया का प्रभाव है कि लोग घर में बैठ के ही ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से जुड़े रहते हैं, परंतु बाहर के ग्राउंड में वह बैठकर या मनोरंजन नहीं कर पाते हैं। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया समाज से लेकर मानसिक तौर पे मैं शशांक शेखर ये चाह रहा हूँ कि सोशल मीडिया तो हमें क्या ही है, साथ ही साथ वो हमारे शारीरिक कर्तव्य जो कि हम लोग घर से बाहर निकलना या एक तरह से बोले तो हमारी शारीरिक गतिविधि को रोक चुका है, पूरी तरह से खत्म कर चुका है। हमारी मानसिक स्थिति को शून्य कर दिया है। मेरा मंतव्य है कि हम किसी भी चीज के फल को
इस प्रकार नहीं कर सकते हैं कि वो बुरा है, उसका उपयोग कैसा है। सोशल मीडिया बहुत से फायदे हैं, मानते हैं ध्रुवीकरण होता है, उसका गलत इस्तेमाल होता है, लेकिन उसका भांडा हम सोशल मीडिया पर नहीं फोड़ सकते हैं। आज सोशल मीडिया है कि एक आम नागरिक भी सख्ती के साथ रोड पे चल सकता है। IAS हो, IPS हो, सांसद हो, कोई भी हो, पुलिस अफसर हो, कोई भी हो, जिसके पास पावर है, अगर वो उसका गलत इस्तेमाल करता है, यहाँ तक कि पुलिस वाले भी आज चालान काटते हैं तो सोशल मीडिया पर, ताकि उन पे उंगली ना उठाई जा सके। कहीं जंगल राज चल रहा है, जो चल रहा है, तो सोशल मीडिया है कि उसको दबाता है। जी देखिए, एक्चुअली क्या होता है, बहुत सारे बात होते हैं जो बात होते हैं वो क्या होता है, हम लोग अपने आप में बात करते हैं, लेकिन हम लोग कभी भी न्यूज की किसी चीज में हम लोग अपना नाम लेके नहीं बोल सकते। तो सोशल मीडिया में है कि ये अपना नाम छुपा सकता है आदमी, जिसके वजह से आदमी क्या होता है, अपना मन का बात बोल सकता है, अपना बहुत सारा बात जो क्लियर वो लोग नहीं बोल सकता, सोशल मीडिया पे अपना मन का बात बोल सकता है, जिसके वजह से बहुत आदमी उससे प्रभावित होता है और ज्यादातर जो फॉलोअर्स होता है वो उन्हीं लोग को मिलता है। उपयोग हम लोग इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप ये सब की बात करें तो अधिकतर हम भी जैसे ट्यूशन में पढ़ाते हैं तो वो बोलते हैं कि हम जो है अपने फॉलोअर्स को बढ़ाना चाहते हैं। सिर्फ आज की युवा पीढ़ी अपने फॉलोअर्स को ही बढ़ाने में लगी हुई है। ये सिर्फ वो देख रहे हैं कि मेरे फॉलोअर्स की संख्या क्या है, लेकिन एक्चुअल में क्या हम उनको फॉलो कर रहे हैं, वास्तव में ऐसा होता नहीं है। नहीं बिल्कुल, परिवार में सबसे बड़ी बिल्कुल आपने काफी अच्छा बात कहा है, लेकिन आज जो सोशल मीडिया है, जी रुक जाइए, उनको बोलने दीजिए। तो पहले उनको बोलने दीजिए, उनका सम्मान था, पहले सम्मान था क्योंकि वो शैक्षणिक स्तर पे हमारे प्रति मेहनत करते थे, लेकिन आज तो सोशल नेटवर्किंग की जो साइटें हैं, आज तो हम अपना पॉकेट गुरु के रूप में लेके चल रहे हैं, या कहीं ना कहीं समाज का ध्रुवीकरण हो रहा है। मेरे सहयोगियों से थोड़ा गुजारिश होगा कि मुझे बोलने का मौका दिया जाए। मैं रौनक कुमार, सोशल मीडिया ये दो शब्दों का, ये जो दो शब्द का ये जो है, ये अपने आप में एक पूरे संसार को समाये हुए है। ना इसके बहुत ज़्यादा खिलाफ जाया जा सकता है, ना इसके बहुत ज़्यादा समर्थन में बोला जा सकता है। इसका ये विवादित शब्द है। ये ठीक उसी तरह है जैसे आप जिस चीज़ को जिस तरह से यूज करते हैं उस तरह से वो आपको लाभ या हानि देता है। अब सोशल मीडिया के बहुत सारे फायदे, बहुत सारे सोशल मीडिया में अगर हम लोग देखना चाहें, आपकी बातों से मैं सहमत हूँ, लेकिन सोशल मीडिया पर अगर हम लोग देखना चाहें, अगर हम लोग सही से भी उसको चलाते हैं, आज जिस तरह से हैकर्स बढ़े हुए हैं सोशल मीडिया के, बहुत मौका दिया है जो हमको मिनटों में खाली कर सकते हैं, चाहे आप कितना भी सिक्योरिटी उसमें दे कर रखें। जो शब्द है, कारण है सोशल मीडिया, मेरा को लगता है शब्द है, सवाल नहीं उठना चाहिए। मेरा मंतव्य है कि कल अगर पंक्ति है यहाँ समाज का ध्रुवीकरण, तो जो ध्रुवीकरण करने के लिए सोशल मीडिया जो है आज चिंगारी की काम कर रही है, उस आग में आज घी भी डाल रही है। अगर राष्ट्र में दंगा फैलाना हो तो सोशल मीडिया बहुत ही आसान प्रतिभागी प्रतियोगिता की मर्यादा को बनाए रखेंगे। बिल्कुल नहीं, दंगा फैलाने में ये हो सकता है, परंतु देश विदेश में जो आपके जन परिचित लोग बाहर हैं, सोशल मीडिया वो भी एक माध्यम है जो आप लोग को अपने से मिलाने का काम करते हैं। मेरी बात पहले सुन लें, मेरी बात पहले सुन लें। हमें अपनी बात रखने का है, उसके लिए झगड़ा नहीं करना है, और किसी की बात को अगर आप काट रहे हैं तो भी बहुत मर्यादित ढंग से काटिए। ये नहीं कि हम उस पर चढ़ जाए, हम यहाँ झगड़ा करने के लिए नहीं एकत्रित हुए हैं। तो प्लीज़ उसको, क्योंकि आप लोग जब बिल्कुल सब बोलते हो तो कुछ सुनाई नहीं देता, कुछ भी यहाँ पूरी केवस आती है, कुछ नहीं, सिर्फ हल्ला होता है। तो एक करके एक मैंने बार बार कहा था कि आप हाथ उठाइए, दूसरा सुन के उसको बंद करने। अगर आप देखिए कि कोई दूसरा हाथ उठा रहा है तो आप अपनी बात को वहीं पर जल्दी से 1-2 सेकंड में विराम दीजिए, ताकि मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि ध्रुवीकरण ऐसा नहीं कि दंगा आज नया हो रहा है। हमारे आज़ादी से पहले से बहुत सांप्रदायिक दंगे हो चुके हैं, और अगर आज हमें दंगा भड़काना है तो सोशल मीडिया सहारा नहीं, हम यहाँ बैठे बैठे दंगा भड़का सकते हैं, और कल सोशल मीडिया ही होगा जो इसका व्याख्या करेगा कि कल इतना अच्छा मौसम, जनता तक, हमारे एक व्यापक जनता तक उस बात को पहुँचाने का एक माध्यम है सोशल मीडिया। समय सीमा हमारे सहयोगी ने बहुत अच्छा सा बात। समय सीमा समाप्त। आप 10 सेकंड में अपना संक्षिप्त में बताइए। मैं शशांक शेखर। सोशल मीडिया आग में घी डालने का काम करता है। अगर मुझे कोई भी बात फैलाना हो तो मैं अगर सोशल मीडिया के द्वारा रखता हूं तो वो बहुत जल्दी बहुत लोगों तक अटैच हो जाता है। धन्यवाद शशांक। नमस्कार, मैं प्रकाश कोले।
सोशल मीडिया से अगर ध्रुवीकरण नहीं होता तो जहां भी दंगा फसाद होता है तो वहां सोशल मीडिया और इंटरनेट का बंद नहीं किया जाता। तो इससे हमें साफ पता चलता है कि सोशल मीडिया से ध्रुवीकरण बढ़ता जा रहा है। धन्यवाद। मैं भुवनेश कुमार प्रधान, मेरा मानना है कि सोशल मीडिया से ध्रुवीकरण फैलता है क्योंकि आज हम देखें जो कट्टरता बढ़ रही है, सोशल मीडिया उसका बहुत बड़ा एक पहलू है जिसके कारण बढ़ रहे हैं। लेकिन इस मंच से बस एक बात सभी लोगों के लिए, सभी मेरे नौजवानों के लिए कहना चाहूंगा कि हाँ, सोशल मीडिया के बहुत सारे ये दुष्प्रभाव हैं, लेकिन सोशल मीडिया का उपयोग ही कौन करता है? हम करते हैं। बस अभी आपसे इतना कहना चाहूंगा कि कैसे आकाश में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत उछालो यारो, सोशल मीडिया भी जरूर सुधरेगा हमारे प्रयास से। धन्यवाद। बिल्कुल, आज सोशल मीडिया वैश्विक स्तर पर क्षति पहुंचा रही है और सोशल मीडिया से हम सभी युवा को बहुत प्रकार की क्षति हो रही है। हमें निश्चिंत ही सोशल मीडिया का सही से उपयोग करना चाहिए और संभल कर करना चाहिए। धन्यवाद। क्योंकि सोशल मीडिया को समाज का ध्रुवीकरण का चिन्ह माना गया है, यह सही भी है, एक तरह से गलत भी है। सोशल मीडिया के माध्यम से दूर दराज में बैठे हुए अपने लोग से हम मिलते हैं, उनसे बातें कर पाते हैं, समय का बचाव होता है, परंतु हमें आविष्कार का आविष्कार हमारे विकास के लिए है के पद पे हमें सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना चाहिए। धन्यवाद। मैं विराट सिंह, अति सर्वत्र वर्जित है। आपका उपयोग निर्भर करता है कि सोशल मीडिया अच्छा है या गलत। आप अपने बुरी आदतों को सोशल मीडिया पे भांडा नहीं फोड़ सकते। आज सोशल मीडिया ही है कि हम समाज में बहुत, आज इतने व्यस्त लाइफ में भी हम समाज में बहुत लोगों से जुड़े हैं, अपने गुरुजनों से जुड़े हुए हैं। तो सोशल मीडिया ध्रुवीकरण नहीं, हमारी आदतें ध्रुवीकरण का कारण है। धन्यवाद विराट। बिल्कुल जज महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि आज का जो टॉपिक है सोशल मीडिया समाज का ध्रुवीकरण कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। ये हमारे ध्रुवीकरण हमारे समाज का नहीं, हमारे घर में, हमारे दोस्तों के, हमारे परिवार है, सभी को एक दूसरे से बांट रहा है सोशल मीडिया। धन्यवाद। मैं अशोक कुमार गौड़ सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि सोशल मीडिया ध्रुवीकरण का कारण है, लेकिन मेन है कि हम उसको कैसे उपयोग कर रहे हैं। जिस तरीके से मेरे पास ये पेन है, इससे मैं अच्छी अच्छी कविताएं लिख सकता हूँ, उसी तरीके से मैं किसी की आंखें भी फोड़ सकता हूँ। तो लेकिन वो बात है कि हम कैसे उसको उपयोग में लाते हैं। मैं रौनक कुमार, आदरणीय पाठक जी का पूरा समर्थन करूंगा। ये सोशल मीडिया ध्रुवीकरण भी कर रहा है, एकीकरण भी कर रहा है, निर्भर करता है कि आप क्या देखते हैं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। जजेस से अनुरोध है, क्या वे एक बार फिर नाम सुनना चाहेंगे? एक बार बस नाम। मैं रौनक कुमार मंगलम। मैं राहुल रजक। मैं अशोक कुमार गौड़। मैं विराट सिंह। निर्णायक जोहार। मैं पाठक। मैं शंभू शंकर बेहरा। मैं भुवनेश कुमार प्रधान। सभी को नमस्कार, मैं प्रकाश बोलाई। मैं शशांक शेखर। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बस सर, धन्यवाद सर, सभी को धन्यवाद सर।